Good morning, students. In previous lecture, we have discussing the export procedure. Okay, तो previous lecture means yesterday class में हमने आपको part 2 provide किया था. Okay, part 2 of export procedure. जिसमें हमने कवर किया था अप टिल हियर मीन्स प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन. तो 7 पॉइंट पे हम थे. इंस्पेक्शन की हमने बात की थी कि बिफोर एक्सपोर्टिंग द गुड्स, बिफोर एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट, the exporters country या the council, the export inspection council will inspect, will judge the quality of the product. Then the product, if they are satisfied, then they will issue the certificate, the certificate of inspection means inspection certificate. And after that exporter can export their product. ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था. नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, दैट इज द एक्साइज क्लियरेंस. तो 7 पॉइंट तक हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर में नेक्स्ट स्टेप है. देखिए याद रखिएगा, हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ रहे हैं. तो जब हमको एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ रहे हैं हम, तो वी विल अज्यूम आर सेल्फ एज अ एक्सपोर्टर. हमको खुद को एक्सपोर्टर की तरह अज्यूम करके चलना है कि हमें क्या 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 चीज़ें करनी है, कौन कौन से स्टेप करना है, क्या क्या चीज़ें या क्या सर्टिफिकेट हमारे पास होना ज़रूरी है. तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर में हम 8 पॉइंट पढ़ रहे हैं. एक्साइज क्लियरेंस. एक्साइज क्लियरेंस मीन्स ऑल द ड्यूटीज़, ऑल द एक्साइज ड्यूटी, ऑल द एक्साइज टैक्सेस. ड्यूटीज़ मीन्स टैक्सेस. तो कौन कौन से टैक्सेस या कौन कौन से एक्साइज ड्यूटी होती हैं जो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर के ऊपर लिवाइड की हुई हैं और एक्सपोर्टर को उसको पे ऑफ करना होता है. तो इसमें एक्साइज क्लियरेंस में ये कह रहे हैं कि बिफोर एक्सपोर्टिंग द गुड्स, बिफोर एक्सपोर्टिंग योर प्रोडक्ट, the exporter should have all the excise clearance to the council, to the assistant commissioner office. उसको अपना प्रोडक्ट या गुड्स जो भी हैं जिनको उन्हें एक्सपोर्ट करना है, तो इंस्पेक्शन के बाद उनको क्या करना होगा, जितनी भी उस पर एक्साइज ड्यूटी या टैक्स लगने हैं उस पर उनको क्लियर, उसको वो चीज़ क्लियर करना होगा. सारे टैक्सेस क्लियर करके तब आगे नेक्स्ट स्टेप पे वो जाएंगे. तो इसमें ये कह रहे हैं कि अक्सर एक्सपोर्ट जो गुड्स एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्टेड गुड्स पे अक्सर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाती, ये एग्जेम्प्ट होता है. तो जो एक्सपोर्टर अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को सप्लाई कर रहा है, सोल्ड कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जिस कंट्री से, मान लीजिए इंडिया का एक्सपोर्टर है और यूएस में एक्सपोर्ट कर रहा है वो, तो इंडिया की जो एक्साइज ड्यूटी है वो उसके लिए नहीं लगेगी. तो अक्सर केस में तो यही होते हैं कि एक्सपोर्टेड गुड्स पे कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती. दे आर exempted. The goods which are going to be exported, that goods are exempted from the excise duty. उस पर कोई excise duty नहीं लगती. और कह रहे हैं अगर इन केस लग गई है और एक्सपोर्टर ने उसका पैसा पे कर दिया है, तो वो कुछ दिनों के बाद रिफंड उसके अकाउंट में कर दिया जाता है. अब दूसरी बात आती है, शायद आपको याद हो कि हम जब लाइसेंस की बात कर रहे थे, मींस एक्सपोर्ट करने से पहले हमको उसका एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए, तो हमने थर्ड स्टेप में मतलब यहाँ पर हमने कुछ बात की थी आरसीएमसी की. आरसीएमसी मींस रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इस टाइप की जो एक्साइज ड्यूटी या टैक्स का एजम्पशन लेना हो, इस टाइप की अगर सर्विसेज जो गवर्नमेंट कुछ एक्सपोर्टर्स को देती है, अगर वो आपको वो फैसिलिटी, वो सर्विस अवेल करना है, चाहते हैं आप उस टाइप की सर्विसेज फैसिलिटी आपको मिले, तो यू हैव टू टेक द सर्टिफिकेट ऑफ आरसीएमसी. आरसीएमसी मीन्स रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट. अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, तो जब आप एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो आपके उस गुड्स पे कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी. तो यहाँ वही कह रहे हैं कि अगर पहली बात तो कोई एक्साइज ड्यूटी लगती नहीं है, और अगर लगी है तो वो कुछ दिनों में रिफ़ंड हो जाएगी. इसके लिए आपको एग्जेम्पशन मिले, आपको कोई भी एक्साइज ड्यूटी ना देनी पड़े, इस फैसिलिटी की आपको लिए क्या करना होगा, आपको आरसीएमसी की एक कॉपी एक्साइज कमिश्नर को देना होगा. ठीक है, देखिए लिखा है, टू गेट एग्जिम्पशन द एक्सपोर्टर्स अप्लाई टू द एक्साइज कमिश्नर अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ आरसीएमसी इनवॉइस एक्सेट्रा. इनवॉइस तो जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया, प्रोफॉर्मा इनवॉइस जिसमें गुड्स की सारी डिटेल्स रहेंगी,
और अगर आप इस एक्सपोर्ट के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी का क्लियरेंस चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो गुड्स हमारा एक्सपोर्ट होने जा रहा है उस पर कोई भी एक्साइज ड्यूटी कोई भी हमारा ना लगे, ये एग्जेम्पशन हो जाए इस तरह से, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आरसीएमसी की एक कॉपी और इनवॉइस की एक कॉपी एक्साइज कमिश्नर के पास सबमिट करानी होगी। और आरसीएमसी तो हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके थे कि इफ़ यू वांट टू टेक द फैसिलिटी फैसिलिटी विच फैसिलिटी टू एग्जेम्प्ट द एक्साइज ड्यूटी, इस टाइप की फैसिलिटी चाहिए तो आरसीएमसी आपको ये सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो इस टाइप की आपको ये आरसीएमसी और इनवॉइस की एक कॉपी एक्साइज कमिश्नर को सबमिट करनी होगी। जब वो कॉपी आप लेकर एक्साइज कमिश्नर के पास जाएंगे, मीन्स जिसको हमने पहले डिस्कस किया था कि एक्साइज कमिश्नर के पास जब आरसीएमसी और इनवॉइस की कॉपी आप लेके जाएंगे और अगर आपने, भाई आप जा किस लिए रहे, एक्साइज ड्यूटी को एग्जिम करवाने, पैसा पूरा मतलब जो आपने अगर नहीं किया पे तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, अगर आपने सबमिट कर दिया तो ओरिजिनल, और अगर आपने पे कर दिया है तो कुछ दिन बाद आपका वो अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगा। जब वो रिफ़ंड होता है तब आप कहाँ जाएंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एक्साइज यहाँ अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एक्साइज में जब आप अप्लाई करेंगे तो जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो आपकी आरसीएमसी इनवॉइस सारी चीज़ों को चेक करेगा, सारी चीज़ों को वेरीफाई करेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन, आपका सर्टिफिकेट, आपकी इनवॉइस अगर उसको करेक्ट लगती है, सारी इन्फॉर्मेशन उसको वेरीफाइड करने के बाद सही लगती है, तब वो आपको ये क्या करेगा, एक्साइज क्लियरेंस का जो भी है अमाउंट बैक रिफ़ंड करेगा और तब आपको ये रिसिट मिलेगी कि यस आपका जो भी ड्यूटी थी, जो भी एक्साइज ड्यूटी थी वो अब क्लियर हो चुका है। तब आप वो स्टेप पार करके नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है नेक्स्ट, दैट इज़ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो ये जब आपका कंप्लीट होगा एक्साइज क्लियरेंस का, तब आप नेक्स्ट पे आएंगे ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन की बात कह रहा है। ओरिजिन मीन्स कि द एक्चुअल प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओरिजिन मीन्स कि वो एक्चुअल प्लेस जहाँ आपका एक्चुअली गुड्स प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर हुआ है। तो द एक्चुअल प्लेस ऑफ अ प्रोडक्शन और अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, तो वो ओरिजिन। कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ आप गुड्स जिनको सोल्ड कर रहे हैं, मींस इम्पोर्टर या इम्पोर्टर्स कंट्री को, तो वो कंट्री क्या करती है, कुछ एक्सपोर्टर को टैरिफ कंसेशन देती है। फॉर एग्जांपल कि द एक्सपोर्टर, द पर्सन हु आर गोइंग टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट टू द यूएस, तो इंडिया का पर्सन क्या कहलाएगा, एक्सपोर्टर। यूएस जो कंपनी या जो कंट्री या जो पर्सन ले रहा है वो क्या कहलाएगा, इंपोर्टर। तो यूएस हमारी क्या हुई, इंपोर्टर्स कंट्री। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी इंपोर्टर्स कंट्री होती है, जैसे अभी इस एग्जांपल के में हम कहें तो यूएस वाली कंट्री क्या करेगी, कभी कभी ऐसे लोग करते हैं इंपोर्टर्स कंट्री कि हमारी जो एक्सपोर्टर कंट्री जो हमको गुड्स अवेलेबल करा रही है, मीन्स जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, उनके प्रोडक्ट पे या उनके गुड्स पे कुछ टैरिफ कंसेशन देते हैं। मीन्स उनकी कंट्री में अगर जैसे आप यहाँ से कोई गुड्स यहाँ सोल्ड करिए किसी दूसरी कंट्री में, तो जब वहाँ जाता है तो उस कंट्री वाले भी आपसे टैक्स लेते हैं, ठीक है। तो क्या अक्सर क्या करते हैं कुछ इंपोर्टर्स कंट्री, क्या है कि एक्सपोर्टर्स कंट्री को या एक्सपोर्टर्स को उनके गुड्स या प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कंसेशन करती है, लेकिन एक शर्त पे। वो कहते हैं कि हम कंसेशन देंगे, लेकिन किस लिए, जब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो। तो देखिए इसमें लिखा है, टू अवेल ऑफ सच बेनिफिट्स द इम्पोर्टर में आस्क द एक्सपोर्टर टू सेंड अ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए, अगर आपको ये फैसिलिटी चाहिए कि जिस कंट्री में आपका प्रोडक्ट जा रहा है वहाँ आपको कुछ टैरिफ कंसेशन मिले, तो आपको क्या देना होगा, इंपोर्टर कंट्री एक्सपोर्टर कंट्री से क्या मांगती है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जिससे ये पता चले कि वाकई में, हकीकत में, एक्चुअली आपका वो गुड्स, आपका वो प्रोडक्ट एक्चुअली एक्सपोर्टर की कंट्री में एक्चुअली प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो ये कहता है, ये एक तरह का प्रूफ रहता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कि जहाँ से हमारा गुड्स आया है वो एक्चुअली वहीं प्रोड्यूस भी हुआ है।
तो इम्पोर्टर कंट्री एक्सपोर्टर कंट्री से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगती है. आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बाय द इम्पोर्टर्स कंट्री, देन दैट कंट्री विल गिव दिस टैरिफ कंसेशन टू द एक्सपोर्टर्स कंट्री. जब वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को वेरीफाई कर लेंगे, उसमें लिखी हुई सारी डिटेल्स उनको लगेंगी कि हाँ एक्चुअली गुड्स प्रोड्यूस वहीं हुआ है जहाँ से आया है, तब उसके बाद वो टैरिफ कंसेशन एक्सपोर्टर कंट्री को इम्पोर्टर कंट्री देती है. ठीक है, तो इस तरह की भी कुछ फैसिलिटी होती हैं, लेकिन इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. जैसे यहाँ हो गया सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, और बहुत सारे भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं. नेक्स्ट 10 पॉइंट इज रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस. शिपिंग स्पेस मीन्स कि आप सबको पता है कि अगर वन कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांजैक्शन होगा या गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा, तो जाहिर है हमें शिप के थ्रू मीन्स वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, शिप के थ्रू हमें अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट करना होगा. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? शिप की ज़रूरत चाहिए. शिप की नहीं बल्कि शिप में स्पेस की ज़रूरत चाहिए, क्योंकि एक शिप तो इतनी बड़ी होती है, तो अलग अलग एक्सपोर्टर का उसमें कई कई कंपनीज़ के और उसमें सामान होते हैं. तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? अपने प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर एक स्पेस चाहिए शिप में. उसके लिए हमें रिजर्वेशन करवाना होता है. मीन्स आप देख रहे हैं कि एक एक्सपोर्टर को कितनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़, कितनी ज़्यादा प्रोसीजर करते हुए अब ये कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तब जाकर इतना फिल होने के बाद तब जाकर एक्सपोर्टर अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट को सोल्ड कर पाती है. तो हम अगर शिप के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो हमको शिप में पर्टिकुलर हमारे गुड्स के लिए स्पेस चाहिए. उसके लिए हमको शिप का जो भी ऑफिस है उसमें हमें रिजर्वेशन करवाना होगा. देखिए लिखा है इसमें, द एक्सपोर्टिंग फर्म्स अप्लाई टू अ शिपिंग कंपनी फॉर बुकिंग शिपिंग स्पेस. हमारा प्रोडक्ट, हमारा गुड्स कहाँ रखा जाएगा, उसके लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए. तो हम उसके लिए क्या करवाना होगा? रिजर्वेशन. रिजर्वेशन कहाँ करवाना होगा? जिस भी शिपिंग कंपनी में हमें अपना गुड्स लोड करवाना है, उस कंपनी में हमें जाके अप्लाई करना होगा. ये एप्लीकेशन देना होगा कि आई वॉन्ट टू ट्रांसपोर्ट आर गुड्स और आर प्रोडक्ट टू दिस कंट्री थ्रू योर शिपिंग कंपनी. तो ये एप्लीकेशन शिपिंग कंपनी को देना होता है. फिर उसके बाद शिपिंग कंपनी क्या करती है? एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके शिपिंग ऑर्डर को इशू करती है. जैसे आप नॉर्मली ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो उसमें क्या देता है? ऑर्डर नंबर दिस, ये वो पूरा ना, कि आपका ऑर्डर रिसीव हुआ तो ऑर्डर नंबर ये. और कोई भी इंक्वायरी या कुछ भी अगर बाद में होता है या आप सामान वापस करते हैं, तो उसके क्या होता है? ऑर्डर नंबर ही वो मेन होता है. ठीक है, तो इसके लिए इसमें भी सेम थिंग है कि जब आप शिपिंग कंपनी के पास जाएंगे एप्लीकेशन लेके, तो वो कंपनी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी, और कंपनी मतलब शिपिंग कंपनी क्या करेगी? आपको शिपिंग ऑर्डर इशू करेगी. शिपिंग ऑर्डर क्या होता है? एक तरह का इंस्ट्रक्शन होता है, जिससे जो शिप का जो कैप्टन है वो ये समझ जाए कि इस कंपनी का या इस एक्सपोर्टर का ये गुड है, उसके लिए स्पेसिफाइड हमें स्पेस चाहिए, ये सामान या ये एक्सपोर्टर के गुड्स हमारे शिप में लोड होंगे. लेकिन आफ्टर कस्टम क्लियरेंस, जो भी टैक्स, जो भी अमाउंट, जो भी पे करना है, सब कुछ क्लियर होने के बाद शिप के कैप्टन जो होता है उसको इन्फॉर्म किया जाता है बाय द शिपिंग कंपनी कि हमारे शिप के थ्रू ये एक्सपोर्टर्स हैं जिनका सामान एक्सपोर्ट होना है या ट्रांसपोर्ट होना है. तो इसके लिए भी हमें अपना प्रॉपर शिप में स्पेस करने के लिए हमें उसका रिजर्वेशन करवाना होता है. नेक्स्ट इज 11 पॉइंट इज पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग. जाहिर है हम अपने गुड्स के लिए इतना कर रहे हैं, इतना प्रोसीजर, इतना स्टेप करके आए हैं, तो हमें पैकिंग और उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा. और पैकिंग भी क्वालिटी वाइज होना चाहिए, क्योंकि हमारे एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जा रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है. ठीक है, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग में ये कह रहे हैं कि जब हमारा लाइसेंस मिल गया, ओरिजिन हो गया, टैक्स कस्टम क्लियरेंस हो गया, एक्साइज क्लियरेंस हो गया, शिपिंग में स्पेस हो गई, अब हम क्या करेंगे? अपने गुड्स या अपने प्रोडक्ट को पैक्ड करेंगे. गुड्स की पैकिंग ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉपरली मार्क्ड हो, प्रॉपरली पैक्ड हो. क्योंकि देखिए, यहाँ एक सिटी से दूसरी सिटी नहीं, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट नहीं, बल्कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री हमारा सामान जा रहा है. तो पैकिंग कैसी होनी चाहिए?
डिज़ाइंड एंड प्रॉपरली पैक्ड और मार्क्ड होना चाहिए। देखा होगा अक्सर आपने, जब बाहर कंट्री से हमारा सामान आता है तो कैसे मार्किंग, मतलब पैकिंग तो होती ही है, स्ट्रांगली पैकिंग, साथ में मार्किंग भी होती है। मार्किंग में क्या क्या आपकी चीज़ें या कौन कौन सी डिटेल्स उस मतलब प्रोडक्ट के ऊपर जो मार्किंग होगी उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए, आपके एक्सपोर्टर का नाम, इंपोर्टर का नाम, क्योंकि हम इंपोर्टर के नाम से उस गुड्स को सोल्ड करेंगे। जैसे अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग अगर की है तो उसमें देखा होगा कि अमेज़ॉन या जिस भी साइट से आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो जो एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके नाम से, क्योंकि बिल बना है और आपके नाम से ही गुड्स सोल्ड हुआ है, तो आपका नाम मीन्स जिसके जो जा रहा है, बायर का नाम। अब यहाँ पर बायर तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, इंपोर्टर। तो उसमें क्या होगा, इंपोर्टर का नाम होगा, इंपोर्टर का एड्रेस होगा, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, उसका वेट कितना है, ग्रॉस क्या है, किस शिप के थ्रू जाएगा, क्या डेस्टिनेशन है, सारी चीज़ें प्रोडक्ट में के ऊपर, पैकिंग के ऊपर वेल मार्क्ड होनी चाहिए। अदरवाइज़ वो गुड्स कहीं और का कहीं और ट्रांसपोर्ट हो जाता है, फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वेल मार्किंग होनी चाहिए। इंपोर्टर का नाम, एड्रेस, वेट, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द शिप नेम, किस दिन शिपमेंट होगी, पोर्ट ऑफ शिपमेंट कहाँ से हुई है, और डेस्टिनेशन। दूसरी बात, अगर आते हैं हम, अगर रेलवे के थ्रू हम अपना गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, मीन्स ट्रेन के थ्रू या रेलवे के थ्रू अगर हम अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो क्या होगा, रेलवे रिसिप्ट मिलेगी। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि अगर रेल के थ्रू आप अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो क्या मिलता है, रेलवे रिसिप्ट। और ये कौन इशू करता है, रेलवे अथॉरिटी। तो रेलवे रिसिप्ट आपको मिलेगी, ये इस चीज़ का प्रूफ रहेगा कि आपका गुड प्रॉपरली कस्टमाइज और टैक्स वैक्स क्लियर होने के बाद रेलवे के थ्रू आपका गुड सामान हो रहा है। एक बार जब ये पैकिंग और मार्किंग हो जाती है तो एक्सपोर्टर क्या करता है, एजेंट को इन्फॉर्म करता है। अब उस एजेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो गुड्स डोर डोर टू डोर या इंपोर्टर की कंट्री में प्रॉपरली, जो भी शिप के थ्रू हमारा सामान जा रहा है, तो वो प्रॉपरली उसी एड्रेस पे पहुँचे जो मार्क है। क्योंकि एक्सपोर्टर तो अपनी कंट्री में रहेगा, उसको तो वो कॉल करेगा कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ये सब जिम्मेदारी फिर उसके बाद एजेंट की आती है, आफ्टर मार्किंग आफ्टर मार्किंग ऑल द डिटेल्स ऑन द टॉप ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। 12 तो 13 पॉइंट थोड़ा सा हमारा लेंदी है। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर के लिए टॉपिक होगा, और काफ़ी ज़्यादा लेंदी, आप देख रहे हैं कि काफ़ी लेंदी हमारा ये टॉपिक है, तो हम जल्दी से कवर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा थोड़ा हम देख के चलते हैं क्योंकि सब मिक्सअप हो जाएगा तो फिर आपको भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी इतना रिवाइज करिए, पढ़िए, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिए। ओके।